नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। खलबली मच गई है और बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। पशुपति पारस और लालू यादव के बीच बात लगभग फाइनल हो गई है। एक ही हफ्ते में लालू यादव और पशुपति पारस के बीच 3 बार मुलाकात हुई और इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया। जी हां, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पशुपति कुमार पारस उनके 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे। राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव से पशुपति नाथ पारस और प्रिंस पासवान की मुलाकात हुई। राबड़ी आवास में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। खबर आ रही है कि पशुपति पारस विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंचे थे। वहीं राजद की तरफ से कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में लालू यादव उनके आवास पर गए थे, इसलिए पशुपति पारस फिर से मिलने आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले तक रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अपने आप को एनडीए का हिस्सा कहते थे, जबकि बिहार में हाल फिलहाल में एनडीए के कार्यक्रमों में पशुपति पारस को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिसके बाद से पशुपति पारस ने कहा है कि वो अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं। आगे वे क्या करेंगे, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मकर संक्रांति के दौरान पशुपति पारस और लालू यादव के बीच बड़ी नजदीकियों के बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान उनसे बात करेंगे, लेकिन पशुपति पारस अब लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के कार्यक्रमों में पशुपति पारस को बुलाया भी नहीं जा रहा है। ऐसे में एनडीए से दूरी के बाद पशुपति पारस की लगातार महागठबंधन से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। चर्चा तेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोनों नेताओं में मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें कि पहले भी लालू प्रसाद यादव ने चूड़ा दही भोज के दौरान कहा था कि पशुपति कुमार पारस हमारे साथ आ गए हैं, और अब राहुल गांधी के पटना से लौटते ही पशुपति पारस और लालू की मुलाकात ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। जानकार दावा कर रहे हैं कि लालू और पशुपति पारस के बीच सब कुछ फाइनल है, अब बस ऐलान करना बाकी। राहुल गांधी बिहार से लौटे और नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आने लगी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा दुरुस्त करने में जुट गए। राहुल बिहार से दिल्ली लौटे तो अमित शाह दिल्ली से आंध्र प्रदेश पहुंच गए, क्योंकि नीतीश के पलटने से सिर्फ बिहार सरकार एनडीए के हाथ से जाएगी, लेकिन नायडू नाराज हुए तो आंध्र प्रदेश के साथ दिल्ली की सत्ता भी फिसल जाएगी। इसलिए अमित शाह देर रात को विजयवाड़ा पहुंचे और सीधे सीएम आवास में चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए। इस दौरान डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। दरअसल अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की जरूरत बन जाएंगे। खबरें आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के लिए कई योजनाओं की लिस्ट गृह मंत्री को सौंपी है। इसके साथ ही नई राजधानी के लिए भी उन्होंने वित्तीय मदद मांगी है और इसका असर विजयवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं और आगे भी इसी तरह की मदद की जाएगी। साफ है कि नायडू अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिक गई हैं। अगर आंध्र प्रदेश को मदद नहीं मिलती है या फिर चंद्रबाबू नायडू ने जो योजनाएं अमित शाह के सामने रख दी हैं, वो आंध्र को नहीं मिलती है, तो वो कोई बड़ा फैसला। सांसद राहुल गांधी लगातार आम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। अंबानी अदानी को लेकर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चुनिंदा अरबपतियों की सरकार है। और अब कांग्रेस सांसद ने आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर है। राहुल ने लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम #व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। अपने युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने एक लिंक और एक कॉलिंग नंबर शेयर करते हुए कहा कि इस अभियान से जुड़ने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें या इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। यानी कांग्रेस सांसद मोदी सरकार के खिलाफ एक अलग मुहिम शुरू करने की तैयारी में है। राहुल की सफेद टी शर्ट अब एक नए आंदोलन का प्रतीक बनने जा रही है, जिससे मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मियों के मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र के जरिए सफाई कर्मचारियों को मकान बनवाने के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील की है। दरअसल कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि अब सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन देगी और दिल्ली सरकार उस पर बिल्डिंग बनवाएगी। केजरीवाल ने बताया, तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं इस योजना की। केजरीवाल ने आगे बताया कि इस योजना की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों से होगी और रिटायरमेंट के बाद उनका अपना घर होगा। केजरीवाल ने भरोसा जताया कि पीएम उनके इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। वहीं केजरीवाल की गाड़ी पर हमले को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा के 3 गुंडों ने हमला किया। चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है, वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा, अमित शाह और बीजेपी वालों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे कायराना हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। इस हमले को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग से मिले डेटा के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चूंकि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इसलिए कुल नामांकन की संख्या 1522 है। इनमें से 1040 नामांकन स्वीकार किए गए, जबकि 477 अस्वीकृत हो गए। ज्यादातर कवरिंग उम्मीदवारों के नामांकन रिजेक्ट कर दिए। डॉक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सैफ के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ठाणे के एक लेबर कैंप से गिरफ्तार किया गया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे तमाम तरह के सवाल किए और फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसके पास जो चीजें मिली हैं, उनके आधार पर बांग्लादेशी होने का शक है। पुलिस ने कहा कि आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था, लेकिन पुलिस ने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि इसी आरोपी ने सैफ पर हमला किया था या नहीं। जब मीडिया ने सवाल पूछा कि वारदात के समय वो अकेला था या कुछ और भी लोग साथ थे, तो पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है। पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। भारत में अवैध रूप से आने के बाद उसने अपना नाम विजय दास रख लिया था। वो 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। यहाँ एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। वो पहली बार ही सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा। का गठन हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन सत्ताधारी महायुति गठबंधन में अभी से दरार पड़ गई है। तीनों ही दल एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम अजित पवार पर उनके एक मंत्री का इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। दरअसल ये मामला बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने की घटना से जुड़ा हुआ है। अजित गुट के कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे इस वक्त बीड़ मामले में फंसे हुए हैं। वैसे तो वो इस मामले के आरोपी नहीं है, आरोप वाल्मीकि कराड पर लगा है, जो धनंजय मुंडे के करीबी हैं, और इसी के चलते धनंजय मुंडे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुंडे दबाव में है, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि अजित पवार ने भी अब तक उनका इस्तीफा नहीं मांगा है, लेकिन अजित भी इसे लेकर मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुश्किल ये है कि मुंडे के खिलाफ विपक्ष ने हमला बोल रखा है, तो बीजेपी भी खुलकर मुंडे पर हमला बोल रही है। बीजेपी नेता सुरेश धस सीधे तौर पर मुंडे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बार बार कराड का आका शब्द का इस्तेमाल कर उन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में अगर फडणवीस के दबाव में अजित पवार धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांगते हैं,
तो ओबीसी समुदाय एनसीपी से नाराज हो जाएगा और बीजेपी के पास तो पंकजा मुंडा का चेहरा बना रहेगा। लेकिन ऐसे में अगर बंजारी समुदाय एनसीपी से अलग होता है तो वो बीजेपी के साथ आ जाएगा। यानी अमित शाह ने जो बात कही थी कि बीजेपी को आत्मनिर्भर बनना है, अब सहयोगियों को कमजोर करके बीजेपी उसे पूरा करती भी दिखाई दे रही है। यानी मुंडे को लेकर जहां अजित पवार मुश्किल में फंस गए हैं तो बीजेपी को इसमें सिर्फ फायदा दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार किसानों की मांग के आगे झुकती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया। जॉइंट सेक्रेटरी प्रियरंजन ने कहा कि केंद्र को अनशन पर बैठे डल्लेवाल की सेहत की फिक्र है। हम यहां आए हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। केंद्र की तरफ से बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें लिखा है, भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर मोर्चा की मांगों को लेकर भारत सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ 14 फरवरी को बैठक होगी। हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे और बैठक में शामिल होंगे। वहीं केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद डल्लेवाल ने मेडिकल एड लेने पर तो सहमति दे दी, लेकिन कुछ खाने से इनकार कर दिया। डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया। इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। ऐसे में सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डल्लेवाल का अनशन कब खत्म